हेलो बच्चों। तो हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन तक हो गया था और मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे। और आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोशन इन 1D को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो सेटअप तो नहीं हो पाया है वैसा जैसा अभी लास्ट क्लास में हुआ था, बट ठीक है कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी को लेके, बट होप सो जल्दी से जल्दी ये सेटअप भी हमारा रेडी हो जाए और हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की बात, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कोई बोल दे कि ये बताओ क्या तुम देखो इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। ये जो लाइन है, ड्रॉ है, ये मान लो y है और ये x है। तो क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। ये वाला एरिया जो है, क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इस एरिया को निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया निकालना आसान है। इसी तरीके से अगर तुमसे कोई बोल दे कि एक ये सपोज करो ये है ग्राफ, और इस ग्राफ का क्या तुम एरिया निकाल सकते हो। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालना आसान है। ठीक है। ये y हो गया और ये x हो गया। इसी तरीके से मान लो ऐसा कोई नॉन फिगर बनता है तो वहां पर ग्राफ का एरिया निकालना आसान है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए, देखो यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ बन गया, देखो ये हो गया, सॉरी, देखो ये x हो गया और ये y हो गया, और कुछ इस तरीके का एरिया बन गया ऐसा। या मान लो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ऐसे ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमें इसके अंदर का एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। मान लो यहाँ तक एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अब क्या करें। अब ऐसा कोई शेप तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो इसका तरीका क्या है, लोगों ने सोचा कि चलो लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, देखो कि यहां से x1 दूरी जाने पर y का वैल्यू, ये वैल्यू y हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ले लिया y1, और यहां से ये एलिमेंट ले लिया एक, इसका dx बोल दिया। अब ये एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल जैसा है। इसी तरीके से x2 दूरी जाने पर यहां से मान लो ये x2 दूरी चले जाओ, और ये जो मिला इसको हमने बोल दिया y2, और ये लेंथ हो गया dx का। इसी तरीके से x3 दूरी जाने पर ये हमें मिला y3, और यहां पे हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया जिसका ये लेंथ क्या है, dx। ठीक। अब सोचो कि अगर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ दें तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो हमें लिखना है एरिया इज इक्वल टू देखो यहां पे अगर हम इसका एरिया लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो y1, ये कितना है, y1 इंटू dx, प्लस ये डिस्टेंस कितना, देखो y2 इंटू dx। ठीक है। प्लस y3 ये x3 है, ये डिस्टेंस x3 है, यहां पे y3 मिल गया, तो y3 इंटू dx। ठीक है। अब इसका एरिया हम अगर निकालते चले तो इससे ढेर सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, एरिया इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। तो बताओ अगर इसका एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx को कॉमन ले लो तो लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ढेर सारा, और फिर लिख देंगे dx, ऐसे लिख देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो अगर इसको हम लोग चाहें अगर, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख, देखो समेशन ऑफ yi dx। ठीक है। अब ये जो yi है ये हम लोग 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे, ये क्लास 10th में ऐसे पढ़ते थे। ठीक है। अब इसमें जब हम 11th में आते हैं तो इसको हम लोग इस चीज को चेंज करके इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये हो जाता है y dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। तो अब इसका कुछ, ये तो लिखने का तरीका हो गया, इसको लिखते ऐसे हैं, और ये देता क्या है, एरिया, ये देता है एरिया। लेकिन अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसको समझते हैं। क्या रूल्स हैं? अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया जो है, इसको हम लोग ने इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया। ऐसे समझो कि इंटीग्रेशन को, जैसे मान लो कि हमें ये y है, ये y है और ये x है, इसका जो एरिया निकालना था ये वाला, तो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स। जैसे मान लो अगर ये v है और ये t है, ठीक है, और ये एरिया है, ये एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये एरिया निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। यहाँ पर ये जो है ना वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे और भी कुछ है, मान लो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है टी, और यहाँ पर कोई ऐसा ग्राफ बना दिए, या इस तरीके का कोई ग्राफ बना दिए, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बना दिए, या ऐसा कोई ग्राफ बना दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, तो इसको हम लोग एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसको आई से भी कभी कभी डिनोट करते हैं कि आई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ऐसे। तो आप समझते हैं कि जैसे अब कुछ रूल्स, लिखने का तरीका समझ में आ गया। इंटीग्रेशन देता क्या है, इंटीग्रेशन क्या देता है भाई, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका भी समझ में आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी, या इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, या इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इस तरीके से लिखने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया। इसको अगर दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे। अब ये लिखने का तरीका हमें समझ में आ गया। अब कुछ रूल्स हैं उसको समझते हैं, कुछ रूल्स हैं उसको समझते हैं जो हमारे काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। देखो, रूल्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है, एक मिनट यार, जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो रूल देखो ये है कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 है, तो अगर बोल दे कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4 अपॉन 4, x के पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है, तो हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यही एक सिंपल सा रूल है जो सबसे ज्यादा यूज होगा। ये सिंपल सा रूल है जो सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स। अच्छा, इसको अगर हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या है, जैसे एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। कहीं देखो इसमें ना एक प्लस कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, बट वो हमारे काम का अभी नहीं है। ठीक है, वो हम समय के साथ सीख जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, बट अभी हमारे काम का है इंटीग्रेशन को सीखना, इंटीग्रेशन के रूल को सीखना। ठीक है, ये प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, ये बहुत डिटेल में मैथ्स वाले पढ़ाते हैं, बट हमारे जो फिजिक्स में जो यूज होगा वो उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग सीखते रहेंगे समय के साथ। बस अभी समझो कि मेन इंटीग्रेशन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें समझ में आना चाहिए, तो आ जाओ समझते हैं। अब ये हो गया। अब इसको प्रॉपर लिखने का तरीका देखो, ये है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब बार बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एक बार लिख के समझा दे रहा हूं,
बार बार ऐसे नहीं लिखना है, बार बार तुरंत शॉर्ट में करना है हमें। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे ऐसे लिखना है। ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। बट अब हम इसको जंप करेंगे और सीधा सीधा पहले रूल सीखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक। अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स के पावर -2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से ये बताओ कितना हो जाएगा, x के पावर -1/-1, ठीक है। इसी तरीके से मान लो y इज इक्वल टू 1/√x हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लिखना चाहिए, ये y नहीं रह गया, अब ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो y इज इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, x के पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/2, तो x की पावर 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, x के पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 2√x। अब हम क्या करते हैं, अगर हम लोगों को ये ये इसको इंटीग्रेट किए तो ये मिला, क्या मिला, ये मिला x³/3, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये मिल जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूं मैं वापस से, सुनो। अगर इसको इंटीग्रेट किए हो और ये मिला है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये मिलेगा, चेक कर लो। x³/3 को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, 3x²/3 और 3 से 3 कट गया, x² मिल गया। तो अगर इसको इंटीग्रेशन पे ये मिला है तो इसके डिफ्रेंशिएशन पे ये मिलेगा, ठीक है। ये एक सर्कल है, जिसको इंटीग्रेट करोगे, अगर किसी y को इंटीग्रेट करके कुछ मिला उसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से वही मिल जाएगा, किसी को डिफरेंशिएट किए उसको इंटीग्रेट करो फिर वही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा यही रूल यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कांस्टेंट आ गया, कोई भी कांस्टेंट आ गया, अब उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई भी कांस्टेंट आ गया है उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे मान लो जब कोई कांस्टेंट आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं, बताओ y इज इक्वल टू 3, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट अकेले है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मान लो अगर मैं ऐसे लिखें कि y इज इक्वल टू 3 को इंटीग्रेट करो और ये होता है y dx, ऐसे लिख दिए, तो ऐसे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। ऐसे समझो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। और जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। फिर से समझते हैं एक बार, फिर से समझते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू है 4, अब ये कह रहा है कि इंटीग्रेट y dt, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू y की जगह क्या लिखेंगे, 4 dt, और 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लो, 4 को मत कुछ करो, dt लिख लो यहाँ पे, और dt है, और dt है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4t। तो डायरेक्ट भी कभी कभी हम बोलते हैं कि dx का इंटीग्रेशन, कोई पूछेगा dx का इंटीग्रेशन, बार बार हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t,
ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं, यही ऐसे ही कुछ। अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू पाई है और तुमसे कह रहा है कि इंटीग्रेट करो y डी टी का, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई डी टी, और पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर वन होता है, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अब मान लो, जैसे देखो यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐसे आया है y इज इक्वल टू 3x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3 को ऐसे ही रहने दो, बाहर ले लो, 3 को बाहर ले लो, 3 को इंटीग्रेट मत करो, x² को इंटीग्रेट करो, तो कितना हो जाएगा x³/3। यहाँ पे एक 1 ऐड किए तो कितना आएगा 3, तो 3 और डिवाइड बाई 3, तो ये कट गया, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया x³। इसी तरीके से अगर कोई बोल दे y इज इक्वल टू 4t³ को इंटीग्रेट करो, तो देखो 4t³ या 4t² को इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4t³/3, t³/3, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये आ गया 4/3t³, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कांस्टेंट का मामला समझ में आ गया कि अगर कांस्टेंट आएगा तो उसको बाहर ले लो। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 5t⁻²है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5t⁻² dt। 5 को बाहर ले लो, तो 5 को बाहर ले लोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे t² dt। अब t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5t³/3, इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, दिखाई देगा ऐसे। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन समझ में आ गया। कुछ रूल्स हैं उसको याद रखना है, जैसे y इज इक्वल टू अगर साइन x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस x। अगर y इज इक्वल टू कॉस x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन x। तीसरा, अगर y इज इक्वल टू sec² x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, जैसा डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको याद रखना है कि साइन के इंटीग्रेशन में माइनस होता है, सिम से याद रखना है, साइन के इंटीग्रेशन में माइनस होता है। अगर साइन के इंटीग्रेशन में माइनस होगा तो साइन के डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं होगा, साइन के डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं होगा। और अगर साइन के डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं है तो कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, और अगर कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस है तो कॉस के इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया सिंपल। और दो और है, देखो y इज इक्वल टू अगर e⁻x है तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू e⁻x है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है e⁻x। अगर लास्ट y इज इक्वल टू अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है ln x। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है ln x। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो बस ध्यान में रखना है। क्या, सबसे पहली बात, अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, हमें सिर्फ इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही पढ़ना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही लिख दो। जैसे y इज इक्वल टू x² प्लस x है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो x³ प्लस इसको इंटीग्रेट कर दो x²/2, सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू साइन x प्लस x³ है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन बताओ माइनस कॉस x
प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स के पावर 4/4। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, ये तो एक छोटी बात ये हो गई कि अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लगा देंगे ना। माइनस है तो माइनस लगा देंगे भाई। माइनस कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो करो, तो x के पावर 4/4, माइनस है तो माइनस लगा दो, और इसका इंटीग्रेशन करो 3x³ बाई 3। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो और छोटी सी एक बात है उसमें यह है कि अगर जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन 3x है, अब x में कुछ मल्टीप्लाइड है, x में अगर कुछ मल्टीप्लाइड है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई, जिससे मल्टीप्लाइड है ना, x में जो मल्टीप्लाइड है ना वो डिवाइड कर दो उससे। जैसे y इज इक्वल टू अगर साइन ax है प्लस b है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे कॉस माइनस कॉस ax प्लस b को ऐसे रहने दो, जो मल्टीप्लाइड है ना उससे डिवाइड कर दो बस। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4 है। अब अगर यहाँ पे 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन ln x हो जाता, लेकिन x में कुछ मल्टीप्लाइड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐड करने से इससे फर्क नहीं पड़ता। x में अगर कुछ ऐड किया उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मल्टीप्लाइड है उससे फर्क पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x/4 है, साइन x/4 है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x/4 डिवाइड बाई 1/4। क्योंकि 1/4 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये कहानी है, ये छोटी सी बात है जो हमें याद रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। ठीक है, ऐसे समझो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनेट, इसमें क्या होगा, जैसा हमने पढ़ा वैसा ही सब कुछ होगा, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंस आ जाता है। देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इसका एरिया निकालना है, ये y है और ये x है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, लेकिन अब हमें एरिया जो निकालना है वो एरिया किसी फिक्स्ड इंटरवल में निकालना है। जैसे मान लो a से लेकर b तक मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से b, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब अब हमें एक लिमिट में ही एरिया निकालना है। लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट, जहां से स्टार्ट करना है जहां तक जाना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर कैसे लाते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया कि y इज इक्वल टू x² है, x² 3x² है। देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि y इज इक्वल टू 3x² है, अब कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक एरिया बताओ। x इज इक्वल टू 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करो। तो सिंपल है, इसको इंटीग्रेशन ऐसे लिख लो, इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा 3x³ बाई 3 ने 3 को काट दिया, कितना बचा x³। जो ये x³ आया ना, इसको ऐसे लिख लो, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखो इसमें, तो 2 का क्यूब, फिर माइनस लगाना है और फिर लोअर लिमिट रखना है 1 का क्यूब, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और इसका एक वैल्यू आएगा 8 - 1 हो जाएगा 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो v इज इक्वल टू t³ है, कह रहा है t इज इक्वल टू 1 से या t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक या 4 तक ले लो।
t इज इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करो, ठीक है। v इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा, टी क्यू पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बोलो, टी के पावर 4 अपॉन 4। अब हमें इसको लिमिट रखना है, तो 1/4 को बाहर ही ले लो। अब t के पावर 4 में इन लिमिट रखना है 2 से 4 तक। तो पहले इसको 4 रखो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 4 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4। पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और इसको कितना हो जाएगा 256 माइनस 4 4 16, तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो लिमिट कैसे रखना है ये समझ में आ गया, लिमिट को कैसे रखना है हमें ये समझ में आ गया, ओके। तो ये लिमिट वाला प्रॉब्लम हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम बचता है, लास्ट प्रॉब्लम ये बचता है कि जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है ऐसे, एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ये y है और ये x है। तो अगर देखो तुमसे बोल दे कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है, y dx होता है, तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे। सपोज करो कि ये एरिया का वैल्यू है, सपोज करो ये वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर और इसका वैल्यू है 5 मीटर स्क्वायर। तो तुमसे कोई पूछ दे ये 0 से लेकर x1 तक और ये x2 तक, तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ, ऐसे पूछे कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से x1 तक कितना होगा, तो लिखेंगे 10। 0 से x1 तक कितना होगा 10। फिर कोई पूछे कि बताओ, देखो फिर कोई पूछे कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से x2 तक। भाई ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, तो इसका x1 से x2 तक का वैल्यू कितना आएगा -5। और कोई ये पूछ ले कि 0 से लेकर x2 तक y dx बताओ, इसका मतलब हमें एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 - 5, कितना हो जाएगा 5। तो जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।